हेलो देयर एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाला हूं। यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस जो कि एक टैली का असाइनमेंट होता है, इस असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि वर्बली मैं तो बच्चों को ऐसे बता देता हूं अपने सेंटर्स पर, बट अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, जो नए बच्चे आते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है। बट 2-3 महीने के बाद, बीतने के बाद वो सारी चीज़ें जो बाधाएँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इसको बार-बार हमें बताना पड़ता है, इसलिए सोच के कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए। ऐसा बच्चों ने रिक्वायरमेंट भी किया था कि सर अगर वीडियो बना होता तो ये चीज़ें हमें समझने में एक बार नहीं बार-बार मैं देख के इस वीडियो को समझ सकता हूँ। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस एक असाइनमेंट है टैली का, जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा मंथ वाइज आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के रूप में दे रखा है। तो चलिए बिना समय गंवाए इन एग्जांपल्स पर हम नजर डालते हैं और इन सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बढ़िया से समझेंगे, और समझने के बाद हम इन पर अपना प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और आपको यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस यहाँ पे दिख रहा होगा। 1 अप्रैल 2022, इसमें टोटल अप्रैल महीने में आपको 14 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 14 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 14 क्वेश्चन। लेकिन इसमें से किस क्वेश्चंस को कौन से लेजर क्रिएट करने होंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में, इस वीडियोज में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। थोड़ी एक शिकायत और भी होती है कि मैं वीडियो को थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्टली बोलता हूँ, तो इसलिए इसकी स्पीड को भी आप कम करके या फिर पॉज करके भी आप देख सकते हैं। 1 टाइम 2 टाइम मोर टाइम्स, जैसी इच्छा वैसे आप इस वीडियो को देख के भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस का हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने टैली स्क्रीन पे। टैली चूंकि हमारी कंपनी लोड हुई है और यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक क्रिएट कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कंपनी पर जाना होगा, और कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यही नाम ही दे देता हूँ, यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई भी क्वेरी करनी होगी इन असाइनमेंट्स में तो वो ऑफलाइन आके सेंटर पर ही कर सकते हैं। बट अगर किसी को ऑनलाइन भी कोई दिक्कत है, जितने भी यूट्यूबर्स मेरे संबंधी हैं या फिर जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी अगर इस असाइनमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर पुट कर सकते हैं। फुल आपका सपोर्ट किया जाएगा। तो यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस डैश MD CTI इंडिया, इस नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होता है। वार्ड नंबर नौतनवा, नौतनवा। स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। पिन कोड अपना डालना है 273164, ये अपना पिन कोड है। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 94। ईमेल आईडी अगर आपका है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप। वेबसाइट अगर है आपका तो वेबसाइट भी अपनी कंपनी का डाल दिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चूंकि अभी नॉर्मल स्टेज है इसलिए आपको अकाउंटिंग में जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी मेंटेन अकाउंटिंग को यस करना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी आप यस कर सकते हैं। एंटर करने के बाद इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, मतलब अकाउंट्स के साथ क्या आप इन्वेंट्री को भी मैनेज करना चाहते हैं, इसको भी आपको यस करना है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस एज इट इज, टैक्सेशन में आपका जीएसटी यस है तो इसको अभी नो कर देना है। फिलहाल जीएसटी का कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं आने वाला है। एंटर करें। जीएसटी के लिए टॉपिक अगला आगे बनाया जाएगा वीडियोस में। एंटर करते हुए इस फॉर्म को आपको या F11 फॉर्म को आपको एक्सेप्ट कर देना होगा। और मैं चला आया अभी गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको उन क्वेश्चंस को दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख रुपए से मिस्टर कपूर जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस, जिसका मैंने पहले ही कंपनी क्रिएट कर दिया है। अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो अपनी कंपनी क्रिएट होता है, और 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर कपूर इन्वेस्ट कर रहे हैं चूंकि ओनर हैं, और मिस्टर कपूर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए मिस्टर कपूर हो जाएंगे क्रेडिट। और बिजनेस में मैंने आपको एक नियम बताया था, रूल्स बताया था कि जब भी बिजनेस में संपत्ति आती है तो उसको डेबिट करिए और जब भी जाती है तो
क्रेडिट करिए। तो बिजनेस में आपका कैश जो है 3 लाख रुपए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका कैश जो है रिसिप्ट वाउचर में जाके इसकी एंट्री होगी। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे और सबसे पहले तो लेजर बना लेते हैं। इसमें क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, मिस्टर कपूर का एक लेजर बनेगा, मिस्टर कपूर। इनको डालना है कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये कंपनी के ओनर हैं, और इनको एक्सेप्ट करने के बाद एक और लेजर, कैश का लेजर जो कि बाय डिफॉल्ट बना होता है, सीधे आपको चलना है वाउचर्स स्क्रीन पे। वाउचर स्क्रीन पे जाने के बाद आपको रिसिप्ट वाउचर पे चले जाना है, F6 प्रेस करके। 1 अप्रैल 2022 में ही मैं सारी एंट्रीज करूंगा अप्रैल महीने की, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में सिर्फ 2 डेट को ही एंट्री की जा सकती है, 1 तारीख और 2 तारीख को। तो इसलिए 1 तारीख 2 तारीख के चक्कर में ना पड़ते हुए सिर्फ 1 तारीख को ही मैं ये सारी एंट्रियां करूंगा। तो अभी फिलहाल क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट आपके जो है ओनर हो जाएंगे, क्योंकि ओनर कौन है, मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर ओनर है और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको मैंने बताया था कि रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। ये देने वाले हो गए और हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे कैश जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन में, देखिए नरेशन जब भी आप प्रिंट करेंगे तो नरेशन प्रिंट नहीं होता, बट उसको ऑप्शंस में जाके हम कॉन्फ़िगर करके इसको ऑप्शंस को, जितने भी हमारे नरेशंस होते हैं उन नरेशंस को हम प्रिंट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। स्टार्टेड हिज बिजनेस, ये ऐसा आप नरेशन में डाल सकते हो। एंटर करके फॉर्म को आपको एक्सेप्ट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस्टर कपूर पेड ₹22,500 इन कैश टू परचेज अ कंप्यूटर विद प्री लोडेड टैली। यानी कि मिस्टर कपूर जो है एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसमें टैली को प्री लोडेड कर दिया गया है। प्री लोडेड करने का मतलब, जब भी आप कहीं पे जाते हो, कोई कंप्यूटर लेने जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि सादा कंप्यूटर तो दिया नहीं जाता, उसमें कहा जाता है विंडो 7 चाहिए आपको या फिर विंडो 10 चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो जो भी विंडोज आपको चाहिए उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपको उसमें जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो आपको टैली लोड करके, या फिर अदर जो भी MS ऑफिस हुआ, फोटोशॉप हुआ, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके पास जो भी अवेलेबल होते हैं, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको लोड करके आपके कंप्यूटर में दे देते हैं। तो इसी तरीके से मिस्टर कपूर को भी क्या किया गया, एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं जिसमें टैली प्री लोडेड है, पहले से ही लोड कर दिया गया है। द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद इसका कोई भी डिस्पोजल वैल्यू नहीं होगा, मतलब अगर इसको कोई बेचता है तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी। और ये चूंकि संपत्ति है, अपने यूज के लिए आ रहा है, इसलिए एक एसेट्स होगा। जब भी एसेट्स आप परचेज करते हो, संपत्ति परचेज करते हो, तो डायरेक्ट पेमेंट, यहाँ पे कैश पेमेंट किया जा रहा है। मिस्टर कपूर पेड 22,500 रुपए। तो 22,500 रुपए के लिए आपको सबसे पहले चले आना है F5 पेमेंट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में जाने के बाद एंटर करना है, एंटर करना है डेबिट। क्या होगा, संपत्ति आता है तो डेबिट, संपत्ति जाता है तो क्रेडिट। पेमेंट वाउचर में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि क्रेडिट में सिर्फ 2 ही लेजर इन्वॉल्व होते हैं, या तो कैश या तो बैंक, क्योंकि पेमेंट 2 ही तरीके से किया जा सकता है, या तो बैंक से किया जाता है या तो आपको कैश के द्वारा करते हैं। बट संपत्ति यहाँ पे है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का डायरेक्ट लेजर बनेगा, ना कि उसका कोई आइटम होगा। आइटम तब होता है जब उसको हम बेचने के पर्पज से उसको परचेज करते हैं, बट यहाँ पर्पज क्या है, अपने सेल्फ यूज के लिए है, इसलिए इसको परचेज में एंट्री ना करके हम इसको एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे एक लेजर आपके क्रिएट करना होगा, और वो होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्रिएट करने के बाद इसको डालेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में एंटर करते हुए जाना है आपको, और फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद, चूंकि कंप्यूटर 22,500 रुपए का है, तो अमाउंट आपको डालना है 22,500। एंटर करने के बाद क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में आपका कैश होगा, बिकॉज हम इसको कैश में ले रहे हैं। कैश जा रहा है इसलिए यहाँ पे आपका क्रेडिट शो हो रहा है, और कंप्यूटर आपका आ रहा है इसलिए यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन में आप लिख सकते थे कि इसका जो यूजफुल लाइफ है, वो जो डिस्पोजल वैल्यू है, इसका 4 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर कपूर ओपन अ बैंक अकाउंट विथ HDFC बैंक UP फॉर द फर्म डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए मिस्टर कपूर ने HDFC बैंक में एक खाता ओपन किया है, और उस खाते को ओपन करने के लिए 1 लाख रुपए से खाता ओपन किया हुआ है। छोटा अमाउंट नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी एंट्री, अब बैंकिंग संबंधी जो भी एंट्रियां होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, नहीं जानते हो आप तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो F4 होता है। बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा
ट्रांसफर करना है। सिर्फ 3 मेजर इंपॉर्टेंट काम होते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आपको चले आना है F4 प्रेस करके, और यहाँ पे चूंकि अभी क्रेडिट क्या होगा, पैसा आपका जा रहा है, आपका जो कैश है वो जा रहा है आपकी बिजनेस से, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास जा रहा है, HDFC बैंक के पास। और HDFC बैंक क्या है, यह एक पर्सनल अकाउंट होता है, चूंकि इसका नियम कहता है रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। यहाँ पे रिसीव कर रहा है बैंक, इसलिए ये हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे कैश चूंकि क्रेडिट है 1 लाख रुपीस क्रेडिट हो गया। डेबिट यहाँ पे कोई लेजर बना नहीं है, तो यहाँ ऊपर जाके आपको क्रिएट कर लेना है HDFC बैंक। और ये बैंक जो जाएगा, चूंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जितने भी खाते होते हैं वो बैंक अकाउंट में जाते हैं। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह अगर आपके होते हैं तो अकाउंट नंबर डालेंगे आप, IFSC कोड वगैरह, स्विफ्ट कोड वगैरह ये आपको बैंक से मिल जाएंगे। और ब्रांच का नाम, चूंकि यहाँ पे मैं नौतनवा से बिलोंग करता हूँ इसलिए यहाँ नौतनवा डाल देता हूँ मैं। एंटर करते हुए यहाँ पे आप अपने सारे जो भी चेक वगैरह रेंज होते हैं उस चेक के रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक उत्तर प्रदेश, पिन कोड चूंकि हमारे यहाँ का पिन कोड 14 है, इसको एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। HDFC बैंक 1 लाख रुपए। यहाँ पे कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो, वहाँ पे पूछता है कि डिनोमिनेशंस जो होते हैं कि 2000 का कितने नोट है, 1000 के कितने नोट है, 500 के, 10 के, 1 रुपए, 2 रुपए, कितने नोट चल रहे हैं जो भी आपके इंडिया में है, उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। टैली में भी एक डिस्क्रिप्शन पूछता है, अगर आप देते हो तो अति उत्तम, नहीं देते हो तो भी कोई बात नहीं। एंटर करते हुए आपको जाना है। एंटर करते जाने के बाद बैंक का नाम पूछ रहा है, तो बैंक का नाम HDFC बैंक होगा, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओपन एन अकाउंट आप इस तरीके का नरेशन अपने नोट्स में डाल सकते हैं। एंटर करने के बाद इसको फॉर्म को एक्सेप्ट करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है मिस्टर कपूर रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 2500 rupees on April 2022. He paid the security deposit of the rupees 25,000 by check. मिस्टर कपूर जो बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस, इनको अपना बिजनेस चलाने के लिए एक ऑफिस की जरूरत है, और ऑफिस का जो रेंट है वो 2500 रुपए पर मंथ है। 1 अप्रैल से वो लागू भी हो गया है, लेकिन अभी पेमेंट उन्होंने नहीं किया है। जब पेमेंट हम करेंगे तभी उसकी एंट्री होगी। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है मिस्टर कपूर रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 2500 रुपए पर मंथ ऑन अप्रैल 1, 2022। 1 अप्रैल से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया जाएगा, ये एज इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। बट आगे का जो पोर्शन है, ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 25,000 बाई चेक, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तत्काल जो है पेमेंट किया जा रहा है। 25,000 आपको रेंट जो ऑफिस स्पेस हो रहा है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहे हो आप, जिसको पगड़ी भी बोलते हैं, या फिर सिक्योरिटी बोल सकते हो आप, सिक्योरिटी भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं। कि जब भी आप कहीं ऑफिस रेंट पे लेते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जैसा भी लोग सिक्योरिटी आपसे लें। जब आपका बिजनेस वहाँ पे आप रेंट छोड़ के, उनका स्पेस छोड़ के जब जाएंगे, तो वो सिक्योरिटी जो होती है वो आपको वापस कर दी जाती है। अगर आपके जो भी स्पेस लिया हुआ है आपने, कोई टूट फूट नहीं हुई है, तो वो रेंट जो होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एज इट इज वापस कर दिया जाता है। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको पेमेंट वाउचर में जाना है, और पेमेंट वाउचर में जाने से पहले आपको डेबिट क्या होगा, चूंकि खर्चा क्या है इसमें, खर्चा आप 25,000 रुपए जमा कर रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी होगी, और वो एंट्री है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्पेस देके आपको डैश देके ऑफिस भी करना होगा, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम यहाँ पे लिए हुए हैं, पेमेंट किए हुए हैं। तो जब हम अलग अलग मेंशन कर देंगे कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का है, वो टेलीफोन का है, ये इसका है, वो उसका है, तो ये क्या होगा कि आप जब रिपोर्ट तैयार करोगे तो उसमें आपको ईजी होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, और इसको डाल देना है आपको डिपॉजिट एसेट्स में, डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स एंटर करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट करिए। आपका लेजर तैयार है, और आपका 25,000 ये एंट्री करनी है। और आप कैसे दे रहे हैं, क्वेश्चन में फिर से देख लिया जाए।
ये आप दे रहे हो बाई चेक। बाई चेक का मतलब आप HDFC बैंक के द्वारा दे रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि चेक का अलग लेजर क्रिएट करते हैं और बैंक का अलग। अगर बैंक का कह दिया कि बाई बैंक से चेक हो रहा है तो बैंक को सिलेक्ट करते हैं, बाई चेक कह दिया तो दूसरे बैंक चेक को। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लेजर एक ही होगा, बैंक। क्योंकि बैंक ही, चाहे आप ऑनलाइन UPI जमा करो या फिर आप कोई स्कैन करके जमा करो या फिर किसी चेक के माध्यम में जमा करो, वो सारे जितने भी लिंक्ड हैं, आपके जितने भी पेमेंट के मेथड हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से ही, HDFC बैंक से ही रिलेटेड होंगे। इसलिए चेक का अलग लेजर, डेबिट कार्ड का अलग लेजर, ऐसा नहीं बनता। UPI का अलग लेजर, एक ही बैंक बनेगा HDFC बैंक। जब भी कोई पेमेंट होगा तो डिडक्शन वहीं से होना है, इसलिए HDFC बैंक को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको चेक नंबर वगैरह जो भी, अगर इंस्ट्रूमेंट, INST नंबर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो कि एक चेक नंबर होता है, 6 डिजिट का होता है। ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको जरूर यहाँ पे पुट करना चाहिए। एंटर करने के बाद नरेशन में आप लिख सकते हो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। लेजर को यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, उससे पता चल जाएगा। एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है। चूंकि आप यहाँ पे डेट को भी चेंज नहीं किया है आपने, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि टाइम पीरियड से संबंधित कोई भी होता है तो आप उसको नरेशन में जरूर पुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Mr. Kapoor hired Maya Nair as a manager on a monthly salary at rupees 7,500. He also hired Vijay Narayan as assistant manager on a monthly salary of rupees 4,500. एज अ इन्फॉर्मेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई भी एंट्री आपके इस में नहीं होगा। इसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मिस्टर कपूर ने माया नायर को एज अ मैनेजर के रूप में हायर किया हुआ है कि आप हमारे यहाँ मैनेजर रहोगे और आपकी सैलरी 7500 रुपये है। इसी तरीके से विजय नारायण भी है जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनकी जो सैलरी है वो 4500 रुपये है। उनको भी हायर कर लिया गया है, लेकिन अभी सैलरी पे नहीं की गई क्योंकि सैलरी लास्ट में पेमेंट होती है। तो एज ए इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बनी रहे, आपकी कंपनी में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे यहाँ मैनेजर की कितनी सैलरी है और असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है, एम्प्लॉयज़ की कितने, सारे एम्प्लॉयज़ के अलग अलग रिकॉर्ड। ये आपका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पहले ही, तो इसलिए आपके ये दिमाग में रहना चाहिए मेमोरी के लिए कि विजय नारायण की सैलरी कितनी है और माया नायर की सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे कोई भी आप सैलरी एक्सपेंस का लेजर बना सकते हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रांजेक्शन्स आएंगे तो इसकी सैलरी का भी हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। या फिर अगर आपको लेजर क्रिएट करना हो तो बैक जाके आपको क्रिएट पे जाना होगा, लेजर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस का एक लेजर आपको क्रिएट कर लेना होगा, क्योंकि आपके लिए ये एक प्रकार का खर्चा है और इसे डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपके लिए इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है। ये एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी इसमें कोई भी लेजर आपका नहीं बनेगा, चाहे आप सैलरी विजय नारायण को दें या माया नायर को दें, उसको आप नरेशन में मेंशन कर देना। सैलरी एक्सपेंस से ही आपके सारे काम हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कपूर मेड एन अरेंजमेंट विथ राज ट्रेवल्स टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ रेगुलर इंटरवल्स। मिस्टर कपूर ने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि राज ट्रेवल्स से टू रिसीव द बिल फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनके यहाँ होता है तो वो किसके यहाँ जाएंगे? राज भाई के यहाँ जाएंगे, राज ट्रेवल्स के यहाँ। राज ट्रेवल्स टूर एंड ट्रेवल आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, अगर कोई टूरिस्ट वगैरह गाड़ी आप बुक करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप हमारे यहाँ से बुक कर सकते हो। तो राज ट्रेवल्स यही रोल अपना इस असाइनमेंट में निभा रहे हैं। तो मिस्टर कपूर राज ट्रेवल से क्या कर रहे हैं? टाई अप। इसका मतलब मिस्टर कपूर को कोई भी जरूरत होती है अगर गाड़ियों की, तो अपने यहाँ तो है नहीं, वो सीधे जाएंगे किसके यहाँ? राज ट्रेवल के पास, और उनसे गाड़ी को क्या करेंगे? परचेस करेंगे। परचेस करने का मतलब उनकी सर्विस को परचेस करेंगे। अब सर्विस को परचेस करेंगे तो जो मिस्टर कपूर हैं वो तो कैपिटल अकाउंट है ही है, लेकिन यहाँ पे राज ट्रेवल्स का भी क्या बनेगा? एक लेजर क्रिएट होगा और राज ट्रेवल्स हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री तो दिख नहीं रही है, इसका भी कोई एंट्री नहीं करना है, बट राज ट्रेवल्स का एक लेजर जरूर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, राज ट्रेवल्स, और ये हमारे क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम सर्विसेज खरीदेंगे। कोई भी ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं तो इनसे हमें परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर कपूर इशूड अ चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स। मिस्टर कपूर ने एक चेक इशू किया है और चेक इशू करने के बाद वो खरीद क्या कह रहे हैं, और ये जितने भी सारे हैं वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। उन्होंने सेलफोन खरीदा है 6000 रुपये का, फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये का, एयर कंडीशनर AC खरीदा है 20,000 रुपये का, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000 रुपये का इन्होंने खरीदा। और सबकी यूजफुल लाइफ भी दे रखी है कि यूजफुल लाइफ 5 ईयर और यूजफुल लाइफ 8 ईयर, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, यूजफुल लाइफ 10 ईयर। सबके अपने अलग अलग क्या है? यूजफुल लाइफ है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो इनका लेजर क्रिएट करना होगा और इसको क्रिएट करने के लिए
एक साथ, चूंकि एक ही टाइप के फिक्स्ड एसेट्स हैं सभी, तो सबके लेजर आप एक साथ क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे? आपको जब मैंने लेजर पढ़ाया था तो लेजर 1 बाय 1 भी आप बना सकते हो और लेजर आप मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो एक्चुअली होता कैसे है? सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे आइए, लेजर पे आइए और लेजर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्लस एच मल्टी मास्टर्स का ये ऑप्शन दे रखा है बटन बार में। ऑल्ट के साथ एच प्रेस करते ही आपको यहाँ पे मल्टी क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मल्टी क्रिएट पे क्लिक करते ही आपको पहले ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं तो आपको फिक्स एसेट्स सेलेक्ट करना है। अब 1 बाय 1 आपको लेजर क्रिएट कर देना है। तो 1 बाय 1 सबसे पहला लेजर क्या था? सेल फोन। तो सेल फोन आपको क्रिएट कर लेना है। अंडर ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। सेल फोन के बाद एयर कंडीशनर भी था, एयर कंडीशनर फिक्स एसेट्स ऑटोमेटिकली, चूंकि आपने यहाँ पे अंडर ग्रुप उसको पहले ही डिसाइड कर दिया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, ये फिक्स एसेट्स होगा। उसके बाद फिर क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। एंटर करिए और एंटर करने के बाद आपको नॉर्मली एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप बैक जाएं। बैक जाने के बाद आपको, चूंकि फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये चारों जो हमारे फिक्स एसेट्स के लेजर हैं ये हमने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद इसकी एंट्री करेंगे हम, चूंकि ये एक एसेट्स है और मैंने अभी आपको बताया कि एसेट्स जब भी, संपत्ति जब भी आती है तो उसका पेमेंट वाउचर में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्योंकि एक संपत्ति आती है तो दूसरी संपत्ति जाती है। क्या जा रहा है? हमारे बैंक से पैसा जाएगा, क्योंकि बाई चेक हमने पेमेंट किया और ये संपत्ति हमारी आ रही है बिजनेस में, इसलिए ये डेबिट होगा। तो पेमेंट वाउचर में हम जाएंगे सीधे, वाउचर सिलेक्ट करते हैं और पेमेंट वाउचर में जाते हैं। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? सेल फोन हमने कितने का खरीदा था? क्वेश्चन 6000। तो यहाँ पे 6000 एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद डायरेक्ट फिर क्रेडिट पूछ रहा है, सीआर। तो क्रेडिट करने के बाद बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डी प्रेस करना है और डी प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करना है, अपने आप डेबिट आ जाएगा। डेबिट आने के बाद आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना है फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर आपका है 20000, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 20000। एंटर करने के बाद फिर से क्रेडिट पूछ रहा है, डी प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। और एयर कंडीशनर 20000 का ये भी है, तो एयर कंडीशनर 20000। और इलेक्ट्रिकल फिटिंग लास्ट में है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग ये है 15,000। एंटर करने के बाद टोटल जो आपका यहाँ पे अमाउंट हो रहा है वो 61,000 हो रहा है और इसका पूरा पेमेंट जो 61,000 है वो आपको करने हैं HDFC के बैंक चेक से। तो यहाँ पे क्रेडिट में मतलब पैसा कहाँ से जाना है? जो जाता है बिजनेस से, जो संपत्ति जाती है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, HDFC बैंक को आपको क्रेडिट करना है। एंटर करते हुए चेक का नंबर यहाँ पे आपको देना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो यहाँ पे चेक नंबर देना है। चेक नंबर फिलहाल अभी नहीं है हमारे असाइनमेंट में, इसलिए आपको चेक नंबर, जब भी आप इस टाइप का बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो चेक नंबर देना यहाँ पे कंपलसरी होगा आपके लिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप नरेशन में सबकी यूजफुल लाइफ लिख सकते हो कि सेलफोन का यूजफुल लाइफ इतना है, क्योंकि नरेशन प्रिंट होने पे वो प्रिंट होते नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर करके तब प्रिंट किया जा सकता है। नॉर्मली आपको एंटर करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये ट्रांजेक्शन हो गया। फिर बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। मिस्टर कपूर ऑब्टेन्ड अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मोबाइल प्लेनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बाय पेइंग अ डिपॉजिटिंग ऑफ ₹3000 इन कैश। मतलब कि मिस्टर राम जो है मोबाइल फोन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कितने का? और मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन किससे ले रहे हैं? मोबाइल प्लेनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड से ले रहे हैं, बाय पेइंग अ डिपॉजिटेड ऑफ ₹3000। मतलब 3000 रुपए उनको भी सिक्योरिटी देना पड़ा। मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारी सिक्योरिटीज आएंगी और एग्जांपल भी हमने बताया, क्योंकि 25,000 रुपए हमने वहां पे रेंट लिया, उसका हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया। अभी यहाँ पे फोन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये कोई पेमेंट नहीं हो रहा है कि आपका, क्योंकि मोबाइल फोन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसका बिल निकलेगा, प्रीपेड पोस्टपेड, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का और यहाँ पे पेमेंट ही आपको करना है 3,000 रुपए का। तो जब भी आप डेबिट जाएंगे तो खर्चा आपके लिए क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो है मोबाइल फोन का और इसको आपको जमा करना है डिपॉजिट एसेट्स में। एंटर करके आपको फॉर्म को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद चूंकि 3,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है तो 3000 यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे डेबिट। और क्रेडिट हमारा किससे हो रहा है एक बार हम देख लेते हैं, इन कैश में इसको हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, कैश को सिलेक्ट करके क्रेडिट करना है। नरेशन देना बहुत जरूरी है कि हम सब्सक्रिप्शन किससे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम
किससे था? मोबाइल प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, मोबाइल प्लैनेट टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड, एंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इसलिए नहीं बताया कि जितना बात करोगे आप उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितना कम बात करोगे इतने कम बिल आएंगे, तो ये बाद में देखा जाएगा। अप्रैल महीने से स्टार्ट हो गया है, बाद में देखते हैं कि बिल कितना आता है। जो भी बिल आएगा मई महीने में हम उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कपूर परचेज स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ ऑफ ₹12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट। उधार में हम ग्लोबल हाउस से क्या कर रहे हैं, 12,500 रुपए का स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हैं। तो स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हैं, ऑफिस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, मीन्स इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है, सेल्फ यूज के लिए खरीदा जा रहा है, ऑफिस यूज के लिए खरीदा जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, बेचने के पर्पस से नहीं, इसलिए इसका परचेज का कोई भी लेना देना नहीं है। डायरेक्ट इसका भी क्या करेंगे, हम जर्नल बाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में नहीं करेंगे, जर्नल बाउचर में एंट्री होगी। और अगर यहाँ पे स्टेशनरी के सामानों को एक्सप्लेन करके बताया होता कि पेपर लिया गया, हेन तेन लिया गया, तो वो सारी चीजें जितनी भी एटीसी टीसी जो भी लिया गया हो उनका हम डिस्क्रिप्शन देते। बट यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ स्टेशनरी का सामान खरीदा गया, तो यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, आपके लिए खर्चा है, स्टेशनरी एक्सपेंस है। तो इस खर्चे को डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो कि किससे खरीदा जा रहा है, ग्लोबल हाउस से खरीदा जा रहा है, ऑन क्रेडिट बेस पे खरीदा जा रहा है, उधार में लिया जा रहा है। तो हमारा जो ग्लोबल हाउस होगा वो ग्लोबल हाउस सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो बैक चलते हैं और यहाँ पे एक लेजर, सबसे पहले F7 प्रेस करके जर्नल बाउचर में आते हैं। डेबिट कौन होगा, हमारा खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करिए आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और इसको डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंटर करते हुए फॉर्म को एक्सेप्ट करिए। और कितने का था, 12,500, 12,500 रुपीज। और क्रेडिट कौन हो जाएंगे, उधार में हमको कौन दे रहा है, तो इसका भी एक लेजर क्रिएट कर दीजिए। ऊपर क्रिएट जाके ग्लोबल हाउस, ग्लोबल हाउस क्रिएट कर देना है। और ये हमारे चूंकि सप्लायर हैं, हमें सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लायर ऑलवेज जो होता है वो सन्डी क्रेडिटर के ग्रुप में जाता है। सन्डी क्रेडिटर, एंटर करते हुए फॉर्म को एक्सेप्ट करना है। आप इनके डिटेल्स को भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, पिन कोड क्या है, अगर आपके रॉयल कस्टमर कोई भी हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, जब भी आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल करोगे अपनी कंपनी किसी कंपनी में, तो आपको वो सारे डिटेल्स वहाँ पे पुट करने होंगे। अभी के लिए फिलहाल फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाए। 12,500, यहाँ पे न्यू रेफरेंस आपको देना है, चूंकि बिल है तो उसका कुछ ना कुछ बिल नंबर भी होगा। अगर नहीं है तो डायरेक्ट बिल नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑन अकाउंट डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बिल नंबर नहीं दिया हुआ है। तो ऑन अकाउंट करते हुए सीधे आपको आगे बढ़ना है। बिल नंबर देता तो उसी बिल के रिकॉर्डिंग हम क्या करते, पेमेंट करते। चलिए एक बार मैं सॉरी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको न्यू रेफरेंस, ये जो होता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है बिल नंबर को दिया जाता है। एडवांस मतलब अगर कोई आप पेमेंट एडवांस कर रहे हो तो एडवांस सिलेक्ट करना है। अगेंस्ट तब यूज किया जाता है रेफरेंस जब आप कोई बिल, जैसे यहाँ पे क्रेडिट में हमने लिया, तो क्रेडिट में नया बिल है तो न्यू रेफरेंस डालना है। और इसी बिल का जब पेमेंट आप करोगे तो पेमेंट के लिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना होगा। बिल नंबर कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, न्यू रेफरेंस करके हम बिल को आगे बढ़ाते हैं। एंटर करते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन में ऑन क्रेडिट बेस, उधार में खरीदा है आपने। और वैसे भी लेजर में देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि उधार में है या फिर पेमेंट देके खरीदा हुआ है आपने। एंटर करके फॉर्म को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कपूर, ये है दमदार क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसी पे फंसते हैं कि इसमें एक्चुअली करना क्या है। तो आपको बता दिया जाए, सबसे इस का जो है सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर कपूर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विसेज टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹75,000। he received an advance of ₹25,000 by check। 75,000 75,000 रुपए का मिस्टर कपूर जो है सिल्वर सर्विसेज से एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज का, और वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में 25,000 रुपए इन्होंने एडवांस में ले लिया है। तो एडवांस में लेने के लिए इसका जो सबसे पहली बात, तो इसमें जो है आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होगा, एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाना होगा, और उसके बाद एक नए लेजर को उस ग्रुप के अंतर्गत डालना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो बैक जाते हैं सबसे पहले, तो इसका एक ग्रुप क्रिएट करिए। कौन सा ग्रुप, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। और एडवांस कंसल्टिंग जो रेवेन्यू होगा, जो ग्रुप आपका क्रिएट होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रिएट में जाना है।
और ग्रुप चूंकि क्रिएट करना है तो यहाँ पे चले आएंगे ग्रुप्स, यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से हम एडवांस में लेंगे तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और इसको डालना है चूंकि ये हमारी लायबिलिटीज होगी, दायित्व है हमारा कि जब भी किसी से हम एडवांस में ले रहे हैं तो उसको बाद में सेटलमेंट करना पड़ेगा उसका अकाउंट, तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटीज होगी। तो लायबिलिटीज को हमेशा करंट लायबिलिटीज ये हमारी है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने में होगा कि 2 महीने में, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है तो 1 साल के अंदर ही हो जाएगा, 1 साल के अंदर होगा, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज होगी हमारी। करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करते हुए बाकी ऑप्शंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है, फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, बैक जाना है, फिर से एक लेजर भी क्रिएट करना होगा जो आपने ये सब ग्रुप बनाया है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कंसल्टिंग रेवेन्यू, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का एक यहाँ पे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू एक लेजर क्रिएट करना है और इसको उसी ग्रुप के अंतर्गत डालना है जो अभी आपने क्रिएट किया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और एंटर करते हुए इसे फॉर्म को एक्सेप्ट करना है आपको। अब यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से मेंटेन हो जाएगा। तो अभी आपको वाउचर्स में एंट्री करनी है। वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कहाँ जाएंगे, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट हम कर रहे हैं 75,000 का तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, सिल्वर सर्विसेज से हो रहा है। बट जो 25,000 रुपए बाई चेक हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में हमारे आ रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर F6 का बटन का यूज करें। और यूज करने के बाद क्रेडिट क्या होगा, जो रेवेन्यू होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। बार बार आपको बताया गया नॉमिनल अकाउंट का यही रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे जो आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपका एक इनकम है तो इसलिए ये क्रेडिट होगा। एडवांस ले रहे हैं तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना ले रहे हैं, 25,000 को सिलेक्ट करना है। डेबिट क्या होगा, तो डेबिट हमारा कहाँ पे आ रहा है, सिल्वर सर्विसेज को यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं चूंकि हमारे कंपनी में पैसा आ रहा है, संपत्ति हमारे बैंक में आ रही है, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक कहाँ गया, HDFC बैंक 25,000। बट यहाँ पे आपको किससे आ रहा है, उनके बैंक के द्वारा, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखेंगे, इनका बैंक का नाम लिखेंगे, सारी चीजें लिखने के बाद नरेशन में जरूर लिख देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ किससे, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सिल्वर सर्विसेज with the rupees 75,000, 75,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किससे हुआ है, सिल्वर सर्विसेज से हुआ है। एंटर करने के बाद इस फॉर्म को भी क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। 25,000 रुपए आपने रिसीव कर लिए बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। परचेज कहाँ था, ये मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सिल्वर सर्विसेज से, कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये, और एग्रीड प्राइस 75,000 रुपए का हुआ है। 75,000 में आपने 25,000 रुपए बाई चेक लिया है, तो बाई चेक लेने के लिए चूंकि ये कंसल्टिंग रेवेन्यू है और आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो एडवांस में ले रहे हो अपने कस्टमर्स से, तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू है, एडवांस में ले रहे हो। 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसका एक सब ग्रुप बनेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कि आपके लिए एक लाइबिलिटी होगी। अगर एडवांस में ले रहे हो तो बाद में आपको पे भी करना पड़ेगा। और लेजर बनेगा एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो कि आप रेवेन्यू ले रहे हो, कंसल्टिंग रेवेन्यू है, तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू आपको क्रिएट करना होगा और वो हो जाएगा क्रेडिट, बैंक हो जाएंगे डेबिट। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर कपूर डिपॉजिटेड ₹50,000 कैश इन HDFC बैंक। बैंक में 50,000 रुपए जमा किया जा रहा है, तो 50,000 रुपए जो जमा किया जा रहा है बैंक में जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, ये होता है कॉन्ट्रा वाउचर में। तो चलिए टैली में चलते हैं, F4 कॉन्ट्रा वाउचर। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश कितना क्रेडिट हो गया आपका, आपके कंपनी से जा रहा है 50,000 रुपए और बैंक में आपका जा रहा है HDFC बैंक में। एंटर करते हुए डिनोमिनेशंस को आपको पुट करना है तो ठीक है, नहीं पुट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करते हुए फॉर्म को आपको एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर ₹6,000 फ्रॉम इंक एंड पेपर पब्लिशर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी का सामान फिर से खरीदा जा रहा है, बट जो इस बार हमारा सप्लायर है वो दूसरा है। इस बार सप्लायर कौन है, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स। पिछली बार जो हमारा सप्लायर था वो था ग्लोबल हाउस। तो इस बार फिर से हमें एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और इसकी भी एंट्री आप F7 जनरल वाउचर में ही करेंगे। एंटर करने के बाद डेबिट क्या हो जाएगा आपका, चूंकि स्टेशनरी का ही सामान खरीद रहे हैं तो दूसरा लेजर हम नहीं बनाएंगे, स्टेशनरी के सामान को हम कंज्यूम कर रहे हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस आपके लिए ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, एक बार लेजर क्रिएट करने के बाद दोबारा उस लेजर को क्रिएट नहीं करना होता है। एंटर करना है, और चूंकि ये सामान जो खरीदा जा रहा है वो 6,000 का है। एंटर करने के बाद क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे आपको ऊपर चले जाना है,
क्रिएट पे, और क्रिएट करना है आपको इंक एंड पेपर पब्लिशर्स। इंक एंड पेपर पब्लिशर्स ये हमारे क्या है, सप्लायर हैं, और सप्लायर किस ग्रुप में जाता है, संडे क्रेडिटर में जाता है। एंटर करने के बाद यहाँ की सारी डिटेल्स को फिल करना होगा, सारी डिटेल्स 6000 ऑन अकाउंट आप कर सकते हो या फिर न्यू रेफरेंस में भी डाल सकते हो आप। एंटर करिए। ऑन क्रेडिट बेस लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि स्टेशनरी का ही सामान आपने खरीदा था। बाय द वे यहाँ पे तो खाली ऐसे दे दिया कि स्टेशनरी कंज्यूमेबल, और अगर आपका रियल लाइफ में है, आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या क्या चीजें आई तो नरेशन में आप उसको डाल सकते हो। अदरवाइज ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिल एंड वाउचर आपकी कंपनी में सिक्योर एंड सेव रहते हैं। मिस्टर कपूर, विड यू रिसीव्ड विद यू रुपीज 7500 कैश फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या गलती होती है कि इसको भी कॉन्ट्रा वाउचर में ले जाते हैं। विड्रा कर रहे हैं, बैंक से विड्रा नहीं हो रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कंपनी से ही विड्रा कर रहे हैं। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट ठीक है, अच्छी बात है, मिस्टर कपूर हैं, मिस्टर कपूर को भी हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर कपूर को डेबिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी से कितनी बार हम पैसा निकाले हैं, कितनी बार जमा किए हैं, वो तो एक साइड में दिखेगा ही रिसिप्ट वाउचर में, बट हम कितनी बार अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए हुए हैं, इसका एक अलग लेजर विड्रा का ले लेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो विड्रा का लेजर होता है वो कैपिटल अकाउंट के द्वारा ही होल्ड होता है, वही उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो यहाँ पे एक लेजर हम क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट के माध्यम से, और वो लेजर जो होगा विड्रा का एक लेजर क्रिएट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो लेजर एक क्रिएट कर लेते हैं, और ये पैसा अपने लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट करेंगे, पेमेंट क्यों करेंगे, हम तो किसी पार्टी को पेमेंट कर नहीं रहे, अपनी बिजनेस से खुद पैसा निकाल रहे हैं और खुद यूज कर रहे हैं। तो ये पेमेंट तो होगा, लेकिन किसी पार्टी को नहीं, ओनर को ही पेमेंट होगा, रिसिप्ट नहीं होगा। ये किसी ओनर को मतलब किसी थर्ड पार्टी को, किसी कस्टमर को ये पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी सप्लायर को पेमेंट नहीं हो रहा है, ये पेमेंट खुद को हो रहा है। लेकिन अपने खुद को पर्सनल यूज को पेमेंट करने के लिए भी हमें एक लेजर मेंटेन करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए कि हमें कितनी आवश्यकता पड़ी, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, विड्रा का भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे, और इसका जो एंट्री होगा वो पेमेंट वाउचर में होगा, क्योंकि बिजनेस से जब भी पैसा जाता है तो पेमेंट वाउचर के जरिए ही जाता है। कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर में आपको मैंने बताया भी था, पेमेंट वाउचर के लिए F5 बटन होता है। यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा, तो डेबिट होगा, जो पाएगा वही डेबिट होगा। मिस्टर कपूर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग एक्स्ट्रा लेजर बनाना है। तो एक्स्ट्रा लेजर बनाने के लिए कौन सा लेजर रहेगा, विड्रा का लेजर रहेगा। विड्रा का एक लेजर क्रिएट करें, और इसको भी डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल ही अकाउंट ही इसको होल्ड करेगा। एंटर करने के बाद इसमें कितना रुपए है, 7500 रुपीज़, तो 7500 रुपीज़। एंटर करने के बाद ये कैश ले रहे हैं, तो कैश इनका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हो फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, ताकि ट्रांजैक्शन को कोई भी देखे तुरंत समझ जाए कि ये पर्सनल यूज के लिए ही लिया गया है, यानी कि मिस्टर कपूर को खुद बिजनेस से पेमेंट किया गया है। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिजनेस से जब भी पैसा जाएगा तो पेमेंट मोड से ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर कपूर पेड रुपीज 750 रुपीज इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर अप्रैल। ऑफिस को मेंटेन करने के लिए भी 750 रुपए लग गए, तो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस का एक लेजर ही बना लेते हैं, और इसको भी पेमेंट में जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो आप। डेबिट क्या होगा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, लेकिन लेजर बना नहीं है, तो क्रिएट पे हम जाएंगे, और ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस का एक लेजर क्रिएट होगा, और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते ही सबसे पहले इसको क्या करना है, एंटर करना है, और एंटर करके कितना है, 750 रुपये। एक बार फिर से देख लेते हैं, 750 रुपये हैं, 750 रुपये। और ये कैसे जा रहे हैं, कैश में जा रहे हैं, बैंक से जा रहा है, कैश, तो इसको भी कैश सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर देना है। सारे ट्रांजेक्शन हो गए जितने भी 14th क्वेश्चन थे। 14th क्वेश्चन में 2 ट्रांजेक्शन आपके नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेटिकल थे, और आधे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में आधे किए गए, आधे नहीं किए गए। ये थे अप्रैल महीने के क्वेश्चंस। अब इनका डे बुक एक बार देखना हो तो आप डे बुक कैसे देखेंगे, बैक जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है आपको। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सीधे यहाँ पे डे बुक दिख रहा होगा, डे बुक को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन आप ये हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर ये चूंकि एजुकेशनल मूड का टैली है, इसमें सिर्फ 1 तारीख और 2 तारीख ही इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के डेट्स जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं उसमें आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो, इसलिए सिर्फ 1 तारीख में यहाँ पे एंट्री की गई है। बाकी में जब आप अलग अलग डेट में करोगे तो आपको ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके टाइम पीरियड सेट करना होगा कि 1 अप्रैल से लेके
31 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, जब तक आप देखना चाहो वो टाइम पीरियड आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपको फिलहाल डिटेल्स में देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे, आप कैश, पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन यही हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सा क्या डेबिट हुई, ये डे बुक है, मतलब पर डे का जो हिसाब किताब होता है उसको आप यहाँ डे बुक में देख सकते हो। बैक जाके अब आपको देखना क्या है, ट्रायल बैलेंस, कि हमारी कंपनी का ट्रायल बैलेंस क्या कहता है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे आना है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट, इसको भी ऑल्ट F1 के साथ मैं डिटेल्स से देख देता हूँ। और कैपिटल अकाउंट, यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस लेजर में कितना अमाउंट है, डेबिट कितना क्रेडिट है, किसको देना है, लायबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं डिटेल में कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए क्रेडिट, मतलब कैपिटल अकाउंट मिस्टर कपूर यहाँ पे 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व किया इन्होंने, इसलिए ये क्रेडिट हो गए। लेकिन 7500 उसमें से इन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला भी है, इसलिए विड्रॉ में यहाँ पे आपको दिख गया, इसीलिए विड्रॉ का लेजर बनाया गया, नहीं तो वो भी उसी में माइनस हो जाता। करंट लाइबिलिटीज, दो लाइबिलिटीज, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं आपके पास, 43,500 टोटल हुआ, बट संडे क्रेडिटर में दो लाइबिलिटीज हैं, 18,500। अब 18,500 जो अब आप क्लिक करोगे तो एक ग्लोबल हाउस से आपने 12,500 का स्टेशनरी का सामान खरीदा, दूसरा सामान आपने इंक एंड पेपर से खरीदा, दोनों को मिला के आपका हो गया 18,500। बैक जाने के बाद 25,000 रुपए आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस भी तो लिया है 75,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए बैक जाने के बाद मतलब ये दोनों का अमाउंट जो है हमारी लाइबिलिटीज है। हमने किसी से अगर कोई सप्लायर से कोई सामान लिया हुआ है तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। हमने फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने हैं, तो 83,500, 83,500 रुपीज, जिसमें से आपके पास एयर कंडीशनर 20,000, ये सारे अमाउंट्स आपको दे रखे हैं। टोटल को ऐड करने के बाद आपका 83,500 रुपीज होते हैं। नीचे आते हैं एसेट्स, संपत्ति कितनी है हमारे पास, तो संपत्ति में डिपॉजिट एसेट्स का मतलब हो गया कि जमा कितने हैं, तो 28,000 रुपए, 28,000। अब इसमें 28,000 पे जब आप क्लिक करोगे तो दो चीजें आपने जमा किया हुआ है, एक तो ऑफिस लेने के समय 25,000 और दूसरा मोबाइल फोन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 3,000 आपने सबमिट किया हुआ है, तो उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैश इन हैंड, आपका जो पैसा है, आपके कंपनी में 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने कहीं पेमेंट किया, कहीं क्या किया, तो सारी चीजें बचने बचाने के बाद कहीं बैंक में जमा किया, तो बचने के बाद कितना बचा हुआ है, 1,16,250 रुपीज। ये आपकी क्या है, कैश इन हैंड, मतलब आपके पास आपकी कंपनी में कैश इतना बचा हुआ है। ठीक, बैंक अकाउंट कितना है आपका, 89,000 आपके बैंक से क्या हुए हैं, ये अभी सेफ है। और 89,000 में आपने एंटर करते हुए जाना है और अप्रैल महीने को सिलेक्ट करना है, तो टोटल फिर से एंटर करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए पहले यहाँ पे क्या किए गए, कैश में जमा किए गए, 25,000, 61,000, फिर 25,000 रुपए आया, 50,000 रुपए आया, तो ये सारी चीजों को मिलाते हुए 89,000 रुपए आपके बैंक में अभी भी पड़े हुए हैं। ये आपके एसेट्स हैं, संपत्ति है। नीचे आते हैं, टोटल हमारी कंपनी में खर्चे कितने हुए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है। ऑफिस को मेंटेन करने में 750 रुपए और स्टेशनरी दो जगहों से खरीदा गया, एक 12,500 और 6,000 रुपए, ये दोनों को मिलाने के बाद आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दिख रहा है। तो ये थे हमारे अप्रैल महीने के ट्रांजेक्शन्स, और इन ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए आप अगर नहीं समझ में आता है, जो कि फास्ट वॉइस आपका हुआ होगा मेरा कि समझाता मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, बट थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके भी आप देख सकते हो, 0.5 या फिर 0.25 समथिंग स्पीड को स्लो करके। नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा धीरे समझाऊं मैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अप्रैल महीने के बाद फिर से हम मई महीने के जो भी ट्रांजेक्शन हैं उन ट्रांजेक्शन में मिलते हैं, और उनका भी डे बुक, और दोनों को मिला के डे बुक क्या होता है, दोनों को मिला के ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे हम दोनों को मिला के एक साथ देख सकते हैं, कैसे अलग अलग देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।